गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए आप लोग सब फटाफट। फटाफट सारे बच्चे आ जाओ। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड आप समझो आपके सिलेबस में अगर 3 पोर्शन में डिवाइड करूं, स्टैंडर्ड्स, चैप्टर्स, थ्योरीज। स्टैंडर्ड्स, चैप्टर्स, थ्योरीज। स्टैंडर्ड्स में हमने 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिए, 2, 10, 13, 26। प्रैक्टिकल में हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। अब बारी है एक थ्योरी चैप्टर की जिसका नाम आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे XBRL। सुना होगा आपने, कंपनी लॉ में सुना होगा, इंटर लेवल में, फाइनल लेवल में अगर आप लॉ की क्लास ले चुके हो तो आपने सुना होगा इसको। XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। आज हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी चैप्टर। अमन बोल रहा है आज तो बगल में टी कॉफी लेके बैठना ही पड़ेगा ताकि नींद ना आ जाए। अमन देखते हैं क्लास के बाद आपको थ्योरी पढ़ने का तरीका चेंज होता है या नहीं। आपने आज तक मेरे से थ्योरी पढ़ी नहीं है, आज तक मेरे को आपने प्रैक्टिकल पढ़ाते ही देखा है। इंटर अकाउंट्स में भी एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग थ्योरी सेक्शन था, बाद बाकी सारे प्रैक्टिकल सेक्शन थे। तो आज तक आपने मेरे साथ थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, सीखा नहीं है। सो यू बिलीव कि थ्योरी वैसा ही होगा जैसा नॉर्मल आप थ्योरी पढ़ते हो, बट वैसा नहीं है। हम लोगों का थोड़ा तरीका डिफरेंट रहेगा, हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे सो दैट जब आप पढ़ो ना आपको नींद आए और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो थ्योरी चैप्टर से रिलेटेड। ऐसे अगर मैं आपके साथ बात करूं ना बच्चों, अगर सीएमए फाइनल में ये जो थ्योरी चैप्टर की मेरी मैट है मॉड्यूल 4, इसका आप कंटेंट देखो तो हमारे पास 3 चैप्टर है डिस्कस करने को। रिपोर्टिंग थ्रू XBRL, दूसरा रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तीसरा गवर्नमेंट अकाउंटिंग। और टोटल इसका मार्क्स वेटेज अगर आप देखो तो 28 to 30 मार्क्स का वेटेज, 28 to 32 मार्क्स का वेटेज। अगर हमारा पेपर, मैं नॉर्मल बात करूं, हमारा पेपर अगर 140 मार्क का, 130-40 मार्क का विद द चॉइसेस अगर आता है तो उसमें 28 से 30 मार्क का क्वेश्चन थ्योरी हुआ करता था। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होते थे, लास्ट के 2 क्वेश्चन वो फुल फ्लेजेड ये 3 चैप्टर से ही आपको पूछे जाते थे। एक कोई एएस या इंड एएस का क्वेश्चन शॉर्ट नोट में डाल देता था, बट वो भी बच्चा चाहे तो क्या बोलूं, चॉइस में छोड़ सकता था, क्योंकि लास्ट वाले शॉर्ट नोट्स में एक चॉइस रहती है कि आप 4 में 3 करो या 5 में 4 करो। तो ये जो 3 चैप्टर्स है ना, ये 28 से 32 मार्क्स के आपको एग्जाम में देखने को मिलते थे। बट अब क्या है ना, सिनारियोज फॉर सीएमए एग्जाम्स आर चेंजिंग रैपिडली ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑफलाइन एग्जामिनेशन से जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ, इनिशियली इंस्टीट्यूट ने MCQs टाइप के क्वेश्चंस डेवलप किए, बट इस टर्म में जो इंस्टीट्यूट का इच्छा है वो है फुल फ्लेजेड आपसे कंप्यूटर पे टाइपिंग करा के एग्जाम लेने का। अभी मैं मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह देख रहा था जो रिसेंट टर्म्स के मेरे पास आए थे, ऋषभ ने मुझे अवेल करवाए थे। तो उन पेपर्स में मैंने देखा 20 मार्क्स तक का वेटेज इन 3 चैप्टर्स यानी थ्योरी पोर्शंस का है, बाद बाकी वेटेज प्रैक्टिकल पोर्शंस का है। यानी प्रैक्टिकल पोर्शंस का वेटेज बढ़ाया गया है, थ्योरी पोर्शन का वेटेज थोड़ा कम किया गया है। वन ऑफ द मेन रीजन इज नंबर ऑफ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बढ़ाए गए हैं, तो जिसके कारण थोड़ा थ्योरी का जो वेटेज है वो पेपर्स में कम दिखाई दे रहा है। तो अगर आज के सिनेरियो की बात करूं मॉक टेस्ट पेपर्स को देखकर, तो 20 मार्क तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको इन 3 चैप्टर से देखने को मिलेगा। एक तो पूरा का पूरा 10 मार्क का शॉर्ट नोट होगा जिसमें आपको 5 में से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से दिखेंगे। वहां पे अभी जो मार्क्स वेटेज दिया हुआ था 2.5 मार्क्स इंटू 4 जो आपको करना है, 10 मार्क का टोटल क्वेश्चन था। और बाद बाकी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ एक एक थ्योरी क्वेश्चन उन्होंने डालना शुरू किया है, अब वो लोग कोई भी क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकल, लास्ट क्वेश्चन उन्होंने 2 पूरे प्रैक्टिकल कर दिए 20 मार्क के। अदरवाइज जो सेक्शन सी में क्वेश्चन है, सेक्शन बी में, वहां पर क्या किया उन्होंने, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं रखे, एक प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरी घुसा दिया, एक प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरी घुसा दिया। तो वैसे टोटल मार्क्स अगर आप कंप्यूट करो तो 20 मार्क्स तक का वेटेज आपको इन 3 चैप्टर से अभी तक के मॉक टेस्ट पेपर में देखने को मिल रहा है।
तो देयर इज अ ड्रास्टिक मतलब ड्रास्टिक डाउनग्रेड इन दी वैल्यू ऑफ दीज थ्योरी चैप्टर्स, बिकॉज जो 32 मार्क तक का 28 मार्क तक का आता था वो अब 20 मार्क तक का इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में सजेस्ट किया है कि हम ऐसा पेपर आपको देंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस आपको देंगे। तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा ये जो थ्योरी पढ़ने का आपका स्पिरिट बढ़ाता है मार्क्स, वो थोड़ा सा स्पिरिट में थोड़ी कमी आती है बिकॉज ऑफ दीज मार्क्स, बट 20 मार्क्स भी कम नहीं होते। अगर कोई बच्चा अच्छे से 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क का 20 मार्क का क्या थ्योरी क्वेश्चंस अच्छे से कर ले तो टोटल 60 मार्क तो उसके यही पेपर में बन जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता 60 में 60 आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं ये ऐसा पोर्शन है जो वो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में अटेम्प्ट कर सकता है अगर वो अच्छे से पढ़ के गया है। तो 20 marks of a paper is also not less, it's a very 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 good marks, very good marks। तो ये 20 मार्क्स भी अगर हम लोग अच्छे से स्कोर कर सके, एंड ट्रस्ट मी दीज थ्योरीज आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मैं जैसे पढ़ने बोलूंगा, जैसे हमारा अप्रोच रहेगा, अगर आप वैसे चलते जाओगे आप देखोगे मेरी क्लासेस के साथ साथ आपको थ्योरी में कॉन्फिडेंस और थोड़ा थोड़ा लर्निंग समझना आपका काम होते जा रहा है। और जो सबसे बड़ी थ्योरी में गलती होती है जो मैंने फेस की है, जब मैं पढ़ता था एज अ स्टूडेंट तो मेरे को क्या लगता था, टीचर्स को ऐसे कराना चाहिए था, ऐसे कराना चाहिए था, थ्योरी में थोड़ा टाइम देकर पढ़ाना चाहिए। अब ये रिपोर्टिंग थ्रू XBRL में चाहूं ना तो 1 घंटे में आपके साथ फटाफट डिस्कस करके खत्म कर दूंगा, ये है ये है ये है ये है देख लेना। बट मैं इसमें ना 2 क्लास दूंगा। आज की क्लास ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लास लूंगा, इस पर बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास 2 घंटे की बात करूंगा, इस पर बात करेंगे हम लोग। जब मैं आपके साथ ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा ना टॉपिक पे, आप भी देखोगे कि आपको चीजें भी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, क्लियर होती जा रही है। तो मैं जो सबसे बड़ा चेंज इस थ्योरी में आपके साथ लाऊंगा वो ये है, थोड़ा टाइम डिवोट करके हम लोग इस थ्योरी को पढ़ेंगे। अगर ये तीनों चैप्टर मिला के 5 क्लास में हो सकते हैं तो हम लोग 8 से 10 क्लास लेंगे, सो दैट ये 20 मार्क्स तो मैं जानूं कि मेरे बच्चे सिक्योर कर चुके हैं, उनको इन 20 मार्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं तीनों चैप्टर साथ में तो नहीं पढ़ाऊंगा, अभी XBRL पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग वापस कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, वापस चैप्टर में जाएंगे, फिर आके मैं नेक्स्ट चैप्टर लूंगा। इस तरीके से मैं आपके साथ तीनों चैप्टर डिस्कस करूंगा, तीनों एक साथ तो नहीं पढ़ाऊंगा। पहले बताइए यहां तक का बात आपका क्लियर है? ये हम लोग आज मॉड्यूल 4 का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं, रिपोर्टिंग थ्रू XBRL। रिपोर्टिंग थ्रू XBRL जितना आप टाइम देकर पढ़ोगे उतना आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगेंगे और आपको लगेगा कि 20 मार्क उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? अगर इन 3 चैप्टर का पहले अगर आप एग्जाम पैटर्न देखो तो देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर से आया करता था। 7 तो पूरा थ्योरी चैप्टर्स, 8 में शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ते थे 4 आउट ऑफ 5, जिसमें थ्योरी चैप्टर और इंड एस के 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम होते थे, 1 ही रहता था, 4 तो आप थ्योरी अटेम्प्ट कर ही पाते। और इंड एस का भी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन, डिस्क्लोजर बताओ, ऑब्जेक्टिव बताओ इस इंड एस का, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारे पेपर के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते थे। बट अभी मैं आपके पेपर के लिए कमेंट नहीं करूंगा, अभी मैं मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट के और 1-2 आने देना चाहूंगा। एक बार हमारे पास इंस्टीट्यूट के 3-4 मॉक टेस्ट पेपर आए, चीजें दिमाग में कंक्रीट हुई, क्योंकि आपका एग्जाम तो जून में है, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपके पेपर में कहां पर आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने मिलेंगे। विदाउट एडिक्वेट रिसर्च अगर मैं आपको कुछ भी बोल दूं वो सही नहीं रहेगा, तो आपके एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन कहां रहेंगे, किस तरीके से आएंगे, वो मैं आपको इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर आने के साथ साथ बताऊंगा। और अभी हमारे एग्जाम में टाइम है, पहले हम लोग पढ़ के समझ तो ले, उसके बाद देखेंगे ना एग्जाम पे क्या आएगा, उतना चिंता नहीं है। अगर वेटेज वाइज देखो ना, वेटेज वाइज इन तीनों चैप्टर में जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग वाला चैप्टर है दैट हैज ऑलवेज बीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। आप जानते हो CMA स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर दे पास देयर CMA, आफ्टर दे बिकम अ प्रोफेशनल, उनके लिए सबसे ज्यादा जो जॉब ओरिएंटेशन होता है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में होता है। भेल, गेल, BPCL, HPCL, कोल इंडिया वगैरह आपके बड़े अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं।
अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की अकाउंटिंग करते समय थोड़ा सा आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग कैसे होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अकाउंट फॉर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग में। हाँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर प्योरली बिजनेस, तो उनकी अकाउंटिंग जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, बट हम लोग उसके साथ साथ गवर्नमेंट अकाउंटिंग को भी समझेंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट फंड्स अलोकेट करता है, गवर्नमेंट से पैसा आता है, गवर्नमेंट से पैसा निकलता है, गवर्नमेंट लोन देता है तो क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको इस फेज में पढ़ाया जाएगा, IGAS 1, IGAS 2, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आप देखो तो ये और ये चैप्टर जो है वो मॉडरेट मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। XBRL में बोलूंगा 4 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है, और रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से 8 मार्क तक का क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। इस तरीके का इन 3 चैप्टर्स का वेटेज है। XBRL सबसे वेटेज कम, सबसे ज्यादा वेटेज गवर्नमेंट अकाउंटिंग, और मॉडरेट वेटेज आपको मिलेगी रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट तीनों मिला के नेवरदीलेस आपको 30-32 मार्क के एग्जाम में क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है आपके एग्जाम पेपर का इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन। 10 क्लास करके अगर आप एग्जाम के 30 मार्क्स को कवर कर सकते हो तो आप सोचो आप कितना अच्छे से उसको अगर पढ़ लो तो आपका मार्क्स कितना एलिवेट हो सकता है। कम क्लास में ज्यादा कवरेज ये चैप्टर्स आपको इंश्योर करते हैं, ये चैप्टर्स आपको इंश्योर करते हैं। अब बिफोर आई स्टार्ट थ्योरी, मैं सबसे पहले आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहूंगा जो आप मेरे से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ योर सिलेबस और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर रिविजन्स बार बार पूछेंगे। मैं जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ FAQs डिस्कस किए थे अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैसे पढ़ना है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आंसर लिखना है, वगैरह वगैरह आपके साथ डिस्कस किया था। सेम चीज मैं चाहता हूं आपके साथ थ्योरी चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह समझा दूं कि हम लोग इस चीजों को पढ़ेंगे कैसे और किस तरीके से एग्जाम में आप इन चीजों को प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। डन है बात? आप ध्यान से, सबसे पहला सवाल आपके मन में उठता है, सर थ्योरी से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। और डायरेक्ट क्वेश्चन ना दो तरीके के आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी 2 तरीके के आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। आप मेरे साथ लिख सकते हो, एक होता है एक्सप्लेनेशन बेस्ड, एक होता है शॉर्ट नोट्स बेस्ड। जो एक्सप्लेनेशन बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो 5 मार्क, 7 मार्क, 6 मार्क इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जहां पर इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके आंसर को प्रेजेंट करो। जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जहां पर इंस्टीट्यूट का आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि आप इसके बारे में ज्यादा चौड़ा करके लिखो नहीं, ज्यादा आप ज्ञान ना दो, आप टू द पॉइंट बताओ ये पर्टिकुलर चीज किस चीज से रिलेटेड है, ये पर्टिकुलर चीज क्या होती है। तो एक्सप्लेनेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स एंड अबव मार्क्स के दिखेंगे, 5 एंड अबव मार्क्स के दिखेंगे। और शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन आपको 2.5 to 3 मार्क्स तक का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो यहां पर दोनों में फर्क मेन क्या है? एक्सप्लेनेशन वाले बेस्ड क्वेश्चन में हम लोगों को बियॉन्ड सिर्फ थ्योरेटिकल थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहिए व्हाट वी पर्टिकुलरली थिंक अबाउट दीज थिंग्स। शॉर्ट नोट वाले में क्या है, हम अपने आप को बहुत क्रिस्प रखेंगे। अगर 2.5 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं 10-12 लाइन से ज्यादा वहां पर प्रेजेंट नहीं करूंगा। हाफ अ पेज का प्रॉपर आंसर विल बी डन। हमको उससे ज्यादा वहां पर ज्ञान देने की या वहां पर बातें करने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत एग्जांपल, शॉर्ट नोट आया, मान लो फीचर्स ऑफ XBRL, तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा XBRL क्या होता है, XBRL कौन निकाला है, फिर उसके फीचर्स, इतना ज्ञान नहीं। फीचर्स ऑफ XBRL पूछा, फीचर्स ऑफ XBRL की हेडिंग देके उसका आंसर शुरू करूंगा। बट वही अगर मान लो एक्सप्लेनेशन में पूछ ले XBRL एंड इट्स फीचर्स क्या क्या है आप बताइए, तो मैं पहले XBRL को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा ये क्या है, क्या फायदे हैं इसके, और फिर उसके एक एक करके फीचर्स लिस्ट करूंगा। एक्सप्लेनेशन वाले में मैं अपना तड़का डालूंगा, जबकि शॉर्ट नोट्स बेस्ड वाले में मैं टू दी पॉइंट की बात करूंगा।
जैसा मार्क्स रहेगा हम उसी तरीके से अपने आंसर फ्रेम करेंगे, ना हम एक्सेस बेकार का लिखेंगे और ना हम कम लिख कर आएंगे। हम इस तरीके से लिखेंगे ताकि वो उस मार्क्स को जस्टिफाई कर सके। अब जो WB बोर्ड में पढ़े हुए स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास 10 12, उनकी आदत होती है पेजेस आफ्टर पेजेस लिखना। यहां पर वो काम नहीं करने का है, वो काम नहीं करने का है। सर नहीं आता तो क्या हुआ, एक ही लाइन को पहले एक्टिव में फिर पैसिव में लिख देंगे और क्या है, XBRL इज फॉलोड बाय कंपनीज, कंपनीज फॉलोज XBRL, बस हो गया, बात खत्म। सर ऐसे लिख लेंगे। ये सब करने से आप एग्जाम में ना कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सामने वाला जो आपका आंसर पढ़ेगा वो समझ जाएगा इस बच्चे को कुछ आता नहीं है, बस इस बच्चे को पेपर भरना था बोल के जो तो लिख कर चला गया। तो उस समय वो क्या होता है ना, आपके लिए एक परसेप्शन डेवलप कर लेता है कि दिस बच्चा इज नॉट दैट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो 70-80 ला सके, और वो एवरेज मार्किंग आपके पेपर में कर दी जाती है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक्सप्लेनेशन बेस्ड या शॉर्ट नोट्स बेस्ड। और सबसे मजेदार बात है, हम लोग यहां पर जो आंसर लिखेंगे वो जो हमारे इंस्टीट्यूट के मैट में ज्ञान लिखा है उसी को फ्रेम करके लिखेंगे। हम लोग यहां पर जो भी क्वेश्चन हमको मिलेगा वो इंस्टीट्यूट मैट के दायरे में ही मिलेगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा। मैंने जो अपनी मैट भी बनाई है वो एक एक पॉइंट इंस्टीट्यूट के मैट से उठाकर किस तरीके से सजाकर बनाई है कि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे और आपको इंस्टीट्यूट मैट भी अलग से पढ़नी ना पड़े। हम लोग थ्योरी के लिए इंस्टीट्यूट मैट ही फॉलो करते हैं, इसीलिए ये मैट में भी पूरा इंस्टीट्यूट मैट जैसा दिया हुआ है, जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है मैंने उस तरीके से आपको बनाकर दिया है। दूसरा बात, डू आई नीड टू लर्न थ्योरी बाय हार्ट? क्या सर हमको थ्योरी एक एक बात याद करना होगा? आंसर इज फुल फ्लेजेड बेसिस पे तो मैं ये यस नहीं बोलूंगा, बिकॉज दिस विल इंक्रीज योर बर्डन टू अ वेरी हाई लेवल, बहुत बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। बट मैं बोलूंगा आपको पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रेजेस पता है, उसका मतलब पता है, तो आप अगर अपने तरीके से भी उसको प्रेजेंट करके आओगे यू विल गेट योर मार्क्स। मैं तो 5 में 5 कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि थ्योरी में कोई मेरे को देगा। हमेशा बचपन से आदत है, अगर थ्योरी क्वेश्चन है और मैंने अच्छा भी लिखा है तो मैं 5 में 3 3.5 ही पकड़ता हूं। मैं जानता हूं कि वो मार्क्स काटेगा। तो अगर थ्योरी में मैं बात करूं अच्छा मार्क्स क्या होता है, 5 में 3 या 3.5 इज अ वेरी गुड मार्क्स। 60 to 70% का प्रॉपर स्कोर, बिकॉज दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इफ यू आर स्कोरिंग 70% इन दोस क्वेश्चन दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। तो 3 to 3.5 या 4, बहुत ज्यादा अच्छा लिख दिया तो 4.5, अदरवाइज 4 तक आप मार्क्स पकड़ के चलो, उससे ज्यादा मार्क्स वो आपको देते नहीं है। तो हमको हर चीज बाई हर्ट एक एक चीज लर्न करके जाना पॉसिबल नहीं है, ना हम करने देंगे आपको। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आपको बोलूंगा बस प्रॉपरली रीड करो और ये वर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। बस आप उन वर्ड्स को मार्क करते जाओ और जब आप रिवाइज करो आप उन चीजों को साथ साथ देखते जाओ। तो मैं ये बोलूंगा, नो, फुल लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड। फुल लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, not required. What is required is learn points, learn important words and phrases, because you can always write in your own words, एक प्रोफेशनल का इज्जत तभी होता है जब वो कोई चीज इजी करके सामने वाले को समझा सके। एक प्रोफेशनल का इज्जत तभी होता है। तो आप अगर अपने वर्ड्स में लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिमेंबर कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वर्ड्स एंड फ्रेजेस आप उस आंसर में मिस ना करो। आप जब भी पॉइंट्स वगैरह लिखोगे अच्छे से लिखोगे, पॉइंट्स टू बी अंडरलाइंड, दैट इज टू बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द आंसर, ताकि सामने आदमी पॉइंट देख सके। लिखने का तरीका ही एकदम अलग रहेगा। किस तरीके से आपको थ्योरी के आंसर्स लिखने हैं, मैं हमेशा बोलता हूं थ्योरी के आंसर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज। स्मॉल पैराग्राफ, स्मॉल पैरास, एक पैरा 3-4 लाइन से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, एक पॉइंट 3-4 लाइन से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। एक पॉइंट लिखा उसमें 3 लाइन लिखा, आपने एक्सप्लेन किया, सेकंड पॉइंट में चले जाओ। सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, स्मॉल पैराज में लिखेंगे। हम लोग कभी लगातार लिखते नहीं जाएंगे, 10 लाइन 20 लाइन, सामने वाला कभी पढ़ेगा ही नहीं। हमने 3 लाइन लिखा, 1 लाइन छोड़ के फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ के थर्ड पॉइंट लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग उन चीजों को लिखेंगे।
तो सबसे पहले हमेशा मेरा जो आंसर होगा वो हमेशा पॉइंट वाइज होगा या स्मॉल पैराज में होगा। हमको बड़ा बड़ा ज्ञान वहां देने का जरूरत नहीं है। आई मस्ट बी टू दी पॉइंट, आई मस्ट बी टू दी पॉइंट। दूसरा बात, हमारा जो मेन हेडिंग होगा, हेडिंग ऑफ द पॉइंट, हेडिंग ऑफ द पॉइंट मस्ट बी हाईलाइटेड। हाईलाइटेड कैसे हाईलाइट करोगे? बाय एन अंडरलाइन। हाईलाइटेड बाय एन अंडरलाइन। आप हमेशा हेडिंग को सेपरेटली लिखोगे। जैसे पॉइंट नंबर ए, मान लो पॉइंट नंबर ए क्लियर डेफिनेशंस, पॉइंट नंबर ए क्लियर डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन लिख के उसके नीचे अंडरलाइन, फिर उसके राइट साइड से आप अपना ज्ञान लिखना शुरू करोगे। नेक्स्ट लाइन में आप उसके नीचे कुछ मत लिखो, उसके बाद से आप उसके नीचे लिखना शुरू करो, ताकि क्लियर डेफिनेशन जो वर्ड आपने लिखा है वो एकदम सामने एग्जामिनर को दिखे। अगर आप पॉइंट्स भी सही लिख देते हो ना, तो आप ये समझ लो अंदर का बात तो मैक्सिमम लोग पढ़ते ही नहीं है। पहले पॉइंट्स देखते हैं, बच्चे के पॉइंट सारे करेक्ट है, 5 में 3 तो आपको ऐसे ही मिल गया। अब अगर वो अंदर पढ़ लिया थोड़ा बहुत, तो वो देखेगा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह उसको मिल रहे हैं कि नहीं। अगर उसको मिल गया तो 5 में 4 आपको आराम से मिलेगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो हमेशा पॉइंट वाइज होगा इन स्मॉल पैराग्राफ्स। 3-4 लाइन से ज्यादा बड़ा मैं पैराग्राफ लिखूंगा ही नहीं। दूसरा, मेरा जो हेडिंग होगा पॉइंट का वो हमेशा हाईलाइटेड रहेगा बाय एन अंडरलाइन, और वो हमेशा सेपरेट रहेगा विद द मेन आंसर, सेपरेट रहेगा विद द मेन आंसर। तीसरा पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी टू द पॉइंट। इधर उधर का बात ना करे, बी टू दी पॉइंट। जो पूछा है उसका आंसर दीजिए। XBRL का फीचर पूछा, सर फीचर याद नहीं था तो XBRL का मतलब लिखे, फिर XBRL होता क्या है वो समझाए, xbrl.org या इंटरनेशनल XBRL कम्युनिटी होता क्या है वो समझाए, सब कुछ लिखे। बस भैया फीचर्स नहीं आता तो बस वो नहीं लिखे, तो आपको 5 में 0 मिलेगा। उसमें आप 5 में 1 भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, सर इतना लिखे कुछ तो देगा, कुछ नहीं देगा, वो कुछ नहीं देगा। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर उसके सामने रहेंगे। सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट की मैट से आया हुआ आंसर रहेगा। वो पहले आपके पॉइंट्स मिलाएगा, पॉइंट्स मिले तो वो पहले आपको उस तरीके से रिवॉर्ड करेगा, पॉइंट्स मिले ही नहीं तो वो सीधा 0 करके छोड़ देगा। ही विल नॉट रीड योर आंसर, ही विल नॉट रीड योर आंसर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बी टू दी पॉइंट। इधर उधर का बात हम लोगों को नहीं करना है। इसीलिए हमेशा जब थ्योरी पढ़ो ना, ज्यादा आप उसको लर्न करने की कोशिश मत करो। ज्यादा लर्न करने की कोशिश करते हो तो लगता है ये भी लिख दे, ये भी लिख दे, ये भी लिख दे। आपको क्लियर होना चाहिए आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। एक्स्ट्रा करने का भी एक प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब ज्यादा जान जाते हो आप सब लिख के आ जाते हो। सब लिख के आने से भी मार्क्स नहीं मिलता, टू दी पॉइंट लिख के आने से मार्क्स मिलता है, टू दी पॉइंट लिख के आने से मार्क्स मिलता है। और क्योंकि अब आपका ऑनलाइन एग्जाम है, आपको तो ऐसे भी रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपके कंप्यूटर पे बैठ के। अब रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स का तरीका मैं धीरे धीरे चेंज करने वाला हूं, और अब रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स का तरीका उसी तरीके से होगा जैसा आपका मॉक टेस्ट पेपर डिजाइन किया हुआ है। मैं उस पर काम कर रहा हूं, मैं ट्रायल ले रहा हूं किस तरीके से आपके लिए सुविधाजनक रहेगा उन आंसर्स को लिखना। एक बार मेरा थोड़ा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके जो रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स के क्वेश्चन आएंगे, अभी मैंने वो ट्रायल इंटर लेवल पे शुरू कर दिया है। आपके जो रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स के क्वेश्चन आएंगे वो वैसे ही आएंगे जैसे एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछता है, और उसमें मैं थ्योरी को भी इंक्लूड करूंगा ताकि आप थोड़ी सी लिख के प्रैक्टिस करो कंप्यूटर पे कि आप सही से आंसर लिख पा रहे हो या नहीं। तो 3 इंपॉर्टेंट बात याद रखना आंसर लिखते समय। टू दी पॉइंट रहना है, पॉइंट वाइज लिखना है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आंसर देना है। और तीसरा, जो हेडिंग आप लिखेंगे ना, हेडिंग वो हमेशा प्रॉपरली आइडेंटिफाइड अंडरलाइंड होना चाहिए। अगर आपका हेडिंग सही है तो आप देखोगे आपको ऐसे ही मार्क्स दे दिया, आपका अंदर का कोई पढ़ेगा ही नहीं। हाँ, 5 में 5 एक्सपेक्ट करना सही नहीं है, 5 में 3.5-4 अगर आपको मिल जाए दैट इज अ फेयरली गुड मार्क्स इन दी थ्योरी क्वेश्चंस। तो हमको 100 में 100 लाना भी नहीं है। सर मेरा तो 60 आ जाएगा तो एग्जामिशन हो जाएगा, हम 100 में 100 का क्यों भागे। हमको तो सर 100 में 60 लाना है मिनिमम। 60 आ गया तो सर एक बार मन का शांति हो जाएगा। ग्रुप निकल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं निकला तो कम से कम एक पेपर तो नहीं देना पड़ेगा हमको। तो सर हमको तो 60 पहला स्कोर करना है, उसके बाद जो ऊपर है वो भगवान का है। तो 60 मतलब 5 में 3 भी आ जाए तो आप खुश होने चाहिए। बट आप अगर अच्छे से लिखोगे तो 3.5 to 4 मार्क्स इंस्टीट्यूट आपको रिवॉर्ड करेगा। मैं वो सारी बातें बिल्कुल नहीं बोलूंगा, एक एक वर्ड लर्न कर लो, 5 में 5 मिलेगा, वो मिल गया तो भगवान का दया है आपके ऊपर। बट 3 से 4 हमको मिल सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा।
कल का रेगुलर कोर्स में एक लॉन्ग आंसर था, वो उसमें कैसे करते। अमन, आपको अपनी कॉपी में पूरा आंसर लिखना है प्रॉपरली क्वेश्चन का। मैंने वहां लिखा था कि आप 0 लिख दो आंसर में और सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद सिर्फ सोल्यूशन अपनी कॉपी से चेक कर लो। लॉन्ग आंसर आप वहां पे नहीं लिख सकते हो, ये प्रॉब्लम है, ये लिमिटेशन है, और लिखोगे भी तो चेक कर रहे कंप्यूटर उसको चेक नहीं कर पाएगा। तो आपको ये समझना है, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैंने वहां नीचे लिखा था टाइप 0 इन द आंसर कॉलम एंड देन सबमिट टू चेक द आंसर। सबमिट करो, चेक करो। 0 करोगे तो आपका आंसर राइट ही मान लोगा, फिर आप अपना सोल्यूशन से ये सोल्यूशन चेक कर लो आपने सही से लिखा या नहीं लिखा। डन है बात। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। और चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लास्ट डे तक मेरे से पूछोगे, सर थ्योरी का क्या करें, सर थ्योरी कैसे करें, सर थ्योरी का रिवीजन कैसे हो, सर थ्योरी को लर्न कैसे करें, बहुत सारे क्वेश्चन आप मेरे से पूछोगे। आज मैं वन एंड फॉर ऑल हर थ्योरी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो उसके लिए रामबाण इलाज बता रहा हूं। ट्राई कर लेना पहले। देखो, कोई भी चीज मैं बोलूंगा तो जरूरी नहीं है आपको 1 मिनट में लगे अविनाश भैया बोला है तो करना ही है, नहीं करते हैं ऐसा लोग। ऐसा सच्चा ट्रस्ट और भक्ति बहुत कम बच्चों में होता है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, जिन टीचर के पास पढ़ते हैं जो जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, उस टाइप का। ये एटीट्यूड भी गलत नहीं है, बट मैं ये जो थ्योरी का तरीका बता रहा हूं, ये थ्योरी का तरीका आप किसी भी पेपर में अप्लाई कर लेना। थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो रिजल्ट आपको दिखेंगे वो रिजल्ट कैन नेवर बी मैच्ड विद एनी अदर स्ट्रैटेजी। मैं ना थ्योरी में एक बच्चे को 3 रीडिंग करने बोलता हूं, 3 रीडिंग्स करने बोलता हूं। फर्स्ट काम है आपका रीडिंग। पहला रीडिंग होता है रीड टू नो। रीड टू नो, उस चीज को समझने के लिए, समझना मतलब है क्या वो, ये चीज जानने के लिए पहला रीडिंग करना जरूरी होता है। दूसरा रीडिंग होता है रीड टू अंडरस्टैंड। रीड टू अंडरस्टैंड, पहले मैंने उस टॉपिक को जाना, फिर दूसरा रीडिंग में मैं वो टॉपिक समझना शुरू किया। तीसरा रीडिंग होता है रीड टू लर्न। रीड टू लर्न, रीड टू लर्न, 3 टोटल स्टेप होते हैं आपको जो 3 रीडिंग करनी पड़ती है। रीड टू नो, रीड टू अंडरस्टैंड, रीड टू लर्न। मैं अपनी क्लास में पहला और दूसरा आपके साथ करूंगा। मैं कोई भी थ्योरी टॉपिक को पढ़ाते समय ये नहीं बोलना शुरू कर दिया ये है ये है ये है ये है, आप देख लो क्या है, नहीं। पहले आप रीड करो उस पर्टिकुलर पैरा को। रीड करने के बाद मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। वापस अब आप रीड करो और सोचो आपने जो पढ़ा वो सही पढ़ा कि नहीं। पहला रीड है ये जानने के लिए टॉपिक है क्या, दूसरा रीडिंग है उस टॉपिक को समझने के लिए, तीसरा रीडिंग होना चाहिए लर्न करने के लिए। बच्चे नॉर्मली क्या गलती करते हैं, पहली रीडिंग से ही याद करना शुरू कर देते हैं। सर पढ़ रहा है, याद कुछ हो नहीं रहा है, वापस भूल गया। सर एक बार दूसरी बार वापस पढ़ा, सारा पढ़ लिया सर बट कुछ याद नहीं है, वापस भूल गया। 2 रीडिंग में वो याद होगा ही नहीं। पहला रीडिंग में आपको सिर्फ समझ में आएगा टॉपिक, दूसरा रीडिंग में आप एक एक अंदर की बात समझोगे, तीसरा रीडिंग में आपको लर्न करना शुरू होगा। पहली रीडिंग मैं क्लास में कराऊंगा, दूसरी रीडिंग भी मैं क्लास में कराऊंगा, तीसरी रीडिंग आपको क्लास के साथ रोज घर पर करनी है और देन नेक्स्ट क्लास में आपको बैठना है, नेक्स्ट क्लास में आपको बैठना है। ये 3 रीडिंग मैं चाहता हूं आप मेरे साथ क्लास में करो, मेरे साथ क्लास में करो। अब इसके बाद क्या होता है, नंबर 4 समराइज। समराइज, समरी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बार बार एक ही चीज घुमा घुमा के पढ़ेंगे तो आपका वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। आपको थोड़ा चीजों का पिक्चराइजेशन करना होगा। हाँ ये पॉइंट्स थे, हाँ यहां पर 4 पॉइंट्स थे, हाँ यहां पर 3 हेड्स थे। थोड़ा पिक्चराइजेशन करने से चीजें और अच्छे से याद होती है, तो आपको समराइज करना पड़ेगा। ये समराइज भी अविनाश सर आपको करके देंगे, ये समराइज भी अविनाश सर आपको करके देंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। सर बुक में तो नहीं है, हर चीज बुक में थोड़ी डालूंगा, हर चीज बुक में डालने से क्या होगा, आप सिर्फ इसी को लेकर बैठे रहोगे। वो समरी क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन में आएगा। एप्लीकेशन में आप आराम से उसको घुमा घुमा कर रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना। जब आपको लगने लगे यार XBRL के बारे में सोच रहे हैं बट कुछ याद नहीं आ रहा है, एक बार समरी खोल के पढ़ो, वापस उसको सोचने की कोशिश करो। आपको मैं रेगुलर प्रैक्टिस में कोर्स में क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको जितना याद आता है पहले आप उतने पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद याद नहीं आ रहा है तो एक बार वापस समरी खोल के पढ़ो, हाँ ये 2 पॉइंट्स था मैं भूल गया। आपको उस तरीके से उस समरी को बार बार देखना पड़ेगा। एंड देन
नेक्स्ट स्टेप विल बी रिवाइज फ्रॉम समरी, रिवाइज फ्रॉम समरी। फिर आप बार बार बुक नहीं खोलोगे, ये काम करने के लिए आप बुक ओपन करोगे। ये काम करने के लिए बुक ओपन करना पड़ता, बट मैं आपको ऑलरेडी करके दूंगा। आप उसको रिफाइन जरूर कर सकते हो, आप उसमें नई चीजें ऐड कर सकते हो, दैट इज ऑलवेज योर गुड थिंग। आप उसको रिफाइन करो और ऐड करो। मैंने अपनी तरीके से सब कुछ बना के दिया है, आपको लगे नहीं सर ये वाला भी पॉइंट होना चाहिए था, आप उसको रिफाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन बार बार रिवाइज करो फ्रॉम समरी, फ्रॉम समरी। और अब सीएमए स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस, टाइपिंग प्रैक्टिस। ये मैं अगर आपका पेपर पेन वाला पेपर होता तो मैं कभी टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं बोलता, बट अब मैं आपको बोलूंगा टाइपिंग प्रैक्टिस आपको करना होगा। पेपर पेन वाला होता तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं बोलता, क्योंकि मेरे को पता है इतना करने के बाद आप लिख भी पाओगे, आप मैच्योर्ड हो, फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो। बट आपने कभी टाइपिंग इतना नहीं किया है तो टाइपिंग प्रैक्टिस आपको अलग से करना होगा, जो रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स में करवाया जाएगा, रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स में करवाया जाएगा। तो लिटरली तेरा काम बच्चे पता है कितना है? ये काम तेरा है और ये काम तेरा है, बाद बाकी सारे काम हम लोग एक साथ मिलकर करेंगे, आपको अकेले को नहीं करना है। बाद बाकी सारे काम हम लोग मिलकर करेंगे, आपको अकेले नहीं करना है। सर हमारे दूसरे भी बहुत सारे थ्योरी वाले पेपर्स है, कॉस्ट ऑडिट वाले पेपर है, कॉस्ट के साथ भी कुछ थ्योरी वगैरह आपके है, मैनेजमेंट वगैरह की कुछ थ्योरी है, आप उसमें ये तड़का दो, आप खुद रीड करो। अगर आपको समरी मिली हुई है तो ठीक, नहीं हुई है तो खुद बनाओ। समरी कैसे बनाते हैं? वेट करके, शांति से। आपने एक आज रीडिंग की, आपको चीजें समझ में आने लगी, सेकेंड रीडिंग की आप अंडरस्टैंड करने लगे, थर्ड रीडिंग की आपको लर्न होने लगा। अब उसके बाद क्या है ना, बुक सामने खोल लो और एक एक का समरी करना चालू करो। मैं जिस तरीके से आपको प्रोवाइड करूंगा उसी तरीके से आप समरी चार्ट्स बना के, पॉइंट्स बना के समरी करते जाओ, ताकि आपको सारे पॉइंट्स एक जगह दिखते रहे और आपको याद रहे किन में क्या चीज थी। एंड देन बार बार उस समरी से रिवाइज करो। बुक खोलने की वापस जरूरी नहीं है, बुक खोलने की वापस जरूरत नहीं है। ये किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। टेस्टेड है, ट्राइड है, मैंने हमेशा अप्लाई किया है। मैं जब सीए इंटर दे रहा था, मेरा लॉ में आया था 42, आई जस्ट पास्ड। मेरा अकाउंट्स में आया था 100, लॉ में 42, कॉस्ट में 92, टैक्स में 71। मतलब मेरे प्रैक्टिकल देखो कितने स्ट्रांग थे, बट थ्योरी में मेरा 42 था। ग्रुप 2 में मेरा था 79 इन एडवांस अकाउंट्स, 61 इन ऑडिट और ITSM में 58 था। चलो ITSM थोड़ा बहुत चीटिंग किया था, मैं खुद बोलता हूं, नहीं तो उसमें भी 40s के आसपास ही आता, उससे ज्यादा नहीं आता। तो मेरी थ्योरी बहुत वीक थी। क्यों? क्योंकि मेरा भी यही तरीका था, मैं कोई भी चीज उठाता था, सर ने पढ़ाया, चलो अब लर्न करते हैं बैठ के। मैं कभी रीडिंग नहीं करता था, पेशेंट नहीं रहता था उसके साथ। बट जैसे मैंने CS ज्वाइन किया, मैंने CS ज्वाइन करते समय चीजों को पढ़ना शुरू किया। सर ने पढ़ाया, मैं आके खुद से पढ़ता था, रेफरेंस बुक से पढ़ता था और फिर उसको कॉपीज में लिख के समराइज करता था। और मैंने CS में फिर ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया। जिस लॉ में मेरे 42 आए थे CA इंटर लेवल में, उसी लॉ के महासागर में मैंने CS में ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया, फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 5 स्कोर किया। और CA फाइनल में लॉ मैं लिटरली ना ट्यूशन ली ना कुछ लिया, मैं खुद से पढ़ा और मैंने 75 या उससे ज्यादा स्कोर किया और मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 था। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं प्योर एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप मेरे साथ साथ करोगे तो देखना आपका हमेशा स्ट्रेंथ रहेगा। आप अगर सोचोगे भैया का काम है बोलना, भैया बोल दिए, बैठ के तो भाई लर्न करना पड़ेगा, बिना लर्न किए मार्क्स थोड़ी मिलेगा। अगर आप वो करना चाहते हो, वो करके भी ट्राई कर लो, हर 10वां दिन आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये तरीका है जो आपको समझना है, थ्योरी चैप्टर्स को पढ़ेंगे कैसे, थ्योरी चैप्टर्स को पढ़ेंगे कैसे। मैंने अपना 20 मिनट्स आपके लिए इन्वेस्ट किया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू दीज FAQs जो आपके दिमाग में ड्यूरिंग द कोर्स हर दिन आएंगे। आप अपने किसी भी दोस्त को पूछना भाई थ्योरी कैसे कर रहा है, वो बोलेगा यार मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, मेरे ये सारे डाउट्स है, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या हमको पूरा लर्न करना पड़ेगा, आंसर को कैसे प्रेजेंट करें। ये सारे कॉमन डाउट्स होते हैं बच्चों के। ये कॉमन डाउट्स को मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया, सो दैट आप आगे भटके नहीं, जैसे बोलूं आप उसी तरीके से करें। वैसे मेरे को पता है कि
जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो नहीं ट्राई करते इधर उधर का काम, क्योंकि वो जानते हैं इधर उधर ज्यादा ट्राई करेंगे कि तो जो भैया करवा रहे हैं वो भी हम अच्छे से नहीं करेंगे। तो नॉर्मली बच्चा ट्राई नहीं करता है, बट कुछ बच्चों के मन में हमेशा खलबली रहती है कि यहां से तो मेरे को इतना कुछ मिल ही रहा है, वहां से भी कुछ और मिल जाए तो खराब क्या है, एक्स्ट्रा प्रसाद लेने में क्या खराबी है। अरे प्रसाद लेने में कोई खराबी नहीं है, अगर तुम्हारा पहले से पेट ही खराब हो तो जितना प्रसाद खाओगे वो काम नहीं करेगा, वो काम बिगाड़ेगा। तो बहुत बच्चों का आदत होता है सर ने इतना पढ़ा दिया, देख तो उस सर की बुक में उतना सारा है वो भी करते हैं, उस सर की बुक में उतना सारा है वो भी करते हैं। एक सब्जेक्ट नहीं है, 8 सब्जेक्ट है। तो ये वाला जो चीज है ना, जैसे बोल रहा हूं करते जाओ, ट्राई करो 2-3 सब्जेक्ट में अप्लाई करने का, एंड देन सी दी रिजल्ट्स आपको कैसा लगता है, और बताओ कि हाँ सर इट्स डूइंग मैजिक फॉर मी। समराइजेशन वगैरह करने के बाद सर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरे को चीजें याद हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड प्रॉपर समराइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको तीनों थ्योरी चैप्टर का करके दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनका बना लिया है, आपको इन पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बना रखी है जो मैं आपको लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगा। देखो इस तरीके से आपको इसको रिवाइज करना है। लास्ट क्लास मतलब कल की क्लास इस चैप्टर की रहेगी, उस दिन आपको दिखाऊंगा, और चैप्टर वाइज ही प्रोवाइड करूंगा ऐप में, सारा एक साथ नहीं दूंगा क्योंकि आप जानते हैं फिर आप क्लास ही नहीं करेंगे, बोलेगा अविनाश भैया का समझी तो आ गया, इससे पढ़ लो हो जाएगा, वो काम मैं करूंगा नहीं। पहले क्लास करो, समझो, चीज को एकदम दिमाग में ढाल लो, फिर उसके बाद समराइजेशन देखो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मेरे को नहीं लगता आपको नींद आ रही होगी, अब मेरे को नहीं लगता आपको नींद आ रही होगी। एक बार आप चीज देख लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। कोई डाउट हो तो पूछ लो। सब सो गए हैं क्या? सारे थ्योरी पेपर्स आप खुद कर सकते हो इफ यू फॉलो दीज थिंग्स। आप गाइडेंस लो जरूर, आप देखो जरूर, बट थ्योरी पेपर्स आप खुद भी ट्राई करो, उससे देखोगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो ट्यूशन आपके लिए बहुत जरूरी है, बट अगर आपको लगता है थोड़ा टाइम देने से यू कैन अंडरस्टैंड, गिव योर टाइम। वेरी गुड। व्हाट अबाउट स्पंदन, रीचा, रुक्मणी? सोना नहीं है भाई, किसी को सोना नहीं है, सोना नहीं है भाई। आ जाओ पहले चैप्टर में, आप आ जाओ पहले चैप्टर में, पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 एकदम शुरू से नहीं है, जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां से है। पेज नंबर 1। अब देखो मैंने बुक कैसे बना रखी है। चैप्टर का नाम दिख रहा है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इस चैप्टर में कितने टोटल क्वेश्चंस हो सकते हैं, कितने टोटल क्वेश्चंस हो सकते हैं, कितने टॉपिक्स है आप बोल लो, वो मैंने पहले ही आपके सामने लिख दिए। सीरियल नंबर, कॉन्सेप्ट और पास में इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस वाला खांचा ना अभी हम लोग नहीं भरेंगे, इंपॉर्टेंस वाला खांचा हम लोग चैप्टर को खत्म करने के बाद इन चीजों को समझ के भरेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। XBRL जैसा चैप्टर है, उसमें क्या है ना, इंस्टीट्यूट कभी एक टॉपिक पे नहीं पकड़ता, वो देखता है एक ही क्वेश्चन देना है 4 मार्क का, तो घुमा घुमा के देते रहे, कभी कॉन्सेप्ट पूछ लिया, कभी मिथ पूछ लिया, कभी फीचर पूछ लिया, इस तरीके से क्वेश्चन देता है।
तो इस टॉपिक में नॉर्मली क्या हो गया, हर चीज आपको पता होना चाहिए। हाँ, कुछ टॉपिक वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, बट कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंस रखते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो यहां पर हम लोग यहां पर स्टार्स बैठा देंगे। जहां पर मैं 2 स्टार और 3 स्टार बैठाऊंगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पहले रिवाइज करने चाहिए। रिवीजन में ऐसा नहीं होता कि वापस शुरू से पढ़ेंगे। मेरे साथ जब क्लास करेंगे, क्लास में रीडिंग करेंगे, मैं समझाऊंगा, फिर रीडिंग करेंगे, घर से पूरा रीडिंग करके आएंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद जो समरी से रीडिंग करेंगे ना, जरूरी नहीं है आपको पहले पॉइंट से ही रीड करना है, आप कहीं से भी रीड करो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले ध्यान दो, बाद बाकी दूसरे टॉपिक उसके बाद करो। तो सबसे पहले हमने अपने बुक में ये वाला चीज बना रखा है सो दैट आपको पहले ही पता चल जाए कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। उसके बाद पास्ट एग्जाम टर्म्स में जो 6 टर्म्स के एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से, वो भी मैंने आपके लिए लिख दिया है सो दैट आप समझ सको एग्जाम में किस टॉपिक से यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चैप्टर का पहला पेज है, दिस इज एक्चुअली आपको ये बताएगा इस चैप्टर में क्या है, कितना पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम वाइज इस चैप्टर से कितना मार्क्स और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं। ये पहला पेज। आज मेरे को इस पेज का कोई काम नहीं है, आज मैं सीधा जंप करूंगा चैप्टर के अंदर। आज मैं सीधा जंप करूंगा चैप्टर के अंदर। सारे बच्चे आ जाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है, हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको ऐसा लगे ना कि सर थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, अभी तो नहीं, अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है। मैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको पढ़ाऊं, फिर आपको लगे ना सर थोड़ा ब्रेक चाहिए, आराम से बोल देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितना तुम्हारे अंदर जाएगा मैं उतने देर बाद ही एक बार ब्रेक ले लूंगा, उसके बाद वापस ब्रेक से 5 मिनट बाद आएंगे, वापस आगे पढ़ना चालू करेंगे। मेरा टारगेट बहुत सिंपल है, मैं हड़बड़ी में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इसके बाद मेरे को इसको समझने की तो जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ इसको रिवाइज करना है। आ जाओ। पॉइंट नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ XBRL। कॉन्सेप्ट ऑफ XBRL, XBRL है क्या वो समझाने की कोशिश कर रहा है ये पॉइंट। पहले मैं कुछ आपको बताता हूं, उसके बाद आप ये पॉइंट रीड करोगे और उसके बाद हम लोग वापस रीडिंग करके इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे फाइनली। XBRL क्या है? अगर फुल फॉर्म देखो तो एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल स्टार्ट्स विथ E एंड नॉट X। हाँ, नॉर्मली हम लोग फुल फॉर्म करते हैं तो पहले वाले लेटर में X पहले आना चाहिए, फिर R आना चाहिए, फिर B आना चाहिए, फिर L आना चाहिए। एक्सटेंसिबल में E आता है, E छोटा, फिर X बड़ा, ENTISBLE, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। 4 वर्ड है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये 4 वर्ड्स को मैं डीप में समझाऊंगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट ही ऐसा है कि आपको मीनिंग ऑफ XBRL समझना है तो ये 4 वर्ड्स को आपको समझना पड़ेगा। बट XBRL है क्या वो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग जानते हैं कि बिजनेस जो भी पैसे लेकर अपने कामकाज कर रहा है, उस कामकाज का इंफॉर्मेशन उसको टाइम टू टाइम अपने स्टेक होल्डर्स को देना पड़ता है। टाइम टू टाइम अपने स्टेक होल्डर्स को देना पड़ता है कि ये जो हमने पैसा लिया, कहां कहां से पैसा उठाया, इस पैसे को हमने कैसे यूज किया, हमारा इस पैसे को यूज करके क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुआ ड्यूरिंग द पीरियड। ये सारा बात बिजनेस को ना बताना पड़ता है अपने स्टेक होल्डर को, जिसको हम लोग एक्चुअली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स। कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स। यहां पे भी ये जो बात कर रहा है ना, ये रिपोर्टिंग का ही बात कर रहा है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। अब ये रिपोर्टिंग क्या है ना, ये जब बिजनेस एंटिटी किसी चीज को रिपोर्ट करता है, कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है अपने स्टेक होल्डर के सामने, उस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन में इंटरलिंक्स है, ये समझना बहुत जरूरी होता है टू एनालाइज, टू अंडरस्टैंड दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली। क्या इंटरलिंकिंग है, क्या उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन्फरेंस निकल रहा है, ये सारी चीज समझना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली।
अगर आप सिंपली क्या करते हो, ऐसे ही आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हो। मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करना है, आपने बोला ये लीजिए बैलेंस शीट पीएल, जमा कर दिया, आप देख लीजिए आपको जो देखना है। अगर इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप स्टेक होल्डर्स को देते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से समझना है वो बताया नहीं है। हर कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, डिफरेंसेस तो होंगे ही, ऐसा थोड़ी है हर जन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही तरीके से बनता है। सर सभी तो एएस यूज करते हैं, इंड एएस यूज करते हैं, अरे उसमें भी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसा तो सारी कंपनी का नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। अगर सारी कंपनी अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही पकड़ा कर चली जाए और बोल दीजिए पढ़ के समझ लीजिए क्या लिखा है हमने, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द रीडर्स टू रीड, एनालाइज, कंप्रीहेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कंपेरेबिलिटी का बात होता है, एंटिटी का खुद का परफॉर्मेंस के साथ, एंटिटी का दूसरा एंटिटी के परफॉर्मेंस के साथ, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो एक एक चीज के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन को क्यूमुलेट करके एक साथ रीड करके अंडरस्टैंड करना बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द रीडर। अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आप मान लो फिक्स्ड एसेट को एनालाइज करने चले, पहले आपको बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट का फिगर देखना पड़ेगा, फिर आप पीएल में जाओगे, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन का फिगर चेक करोगे, कैश फ्लो में जाओगे, कितना फिक्स्ड एसेट खरीदा, कितना फिक्स्ड एसेट बेचा, उसको चेक करोगे, फिर आप नोट टू अकाउंट्स में जाओगे और उनसे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीजें हैं फिक्स्ड एसेट में, क्या क्या आइटम्स है, वो सारी चीजें देखोगे। आपको खोजना पड़ेगा एक एक आइटम को हर जगह जाके, which makes it difficult for a reader to understand, analyze, comprehend those financial statements। और हर कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से बन रहा है। अगर आपको दूसरे कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने की इच्छा है तो फिर तो बहुत और प्रॉब्लम हो जाएगी। इंडिया का है उसी में प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर का होगा तो और दिक्कत होगा। तो क्या है ना, इस चीज को समझ के ये दिमाग में लाया गया कि यार एक ऐसी फ्रेमवर्क की जरूरत है जिसके बेसिस पे बिजनेस लोगों को हम लोग अगर रिपोर्टिंग करने बोलेंगे तो हम लोग इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रॉपरली कंपाइल करके टैग करके समझ सकेंगे कि वो इंफॉर्मेशन का एक्चुअल इन्फरेंस, एक्चुअल एनालिसिस, एक्चुअल रिजल्ट क्या है। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने का जरूरत था जहां पर अगर बिजनेस अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर दे, बिजनेस अपनी इंफॉर्मेशन डाल दे, बिजनेस एंटिटी अगर उसको चीजों को फिल कर दे, तो उसके बाद क्या है ना, वो फ्रेमवर्क ऐसा रहेगा जो डिफरेंट आइटम्स को टैग करे रहेगा और उन टैग्स के हिसाब से दूसरे आइटम्स में क्या कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, क्या रिलेशन, क्या मिस रिलेशन है, ये सारा चीज आपको एक ही जगह पर दिखने लग जाएगा। ये सारा चीज आपकी रिपोर्ट्स ही आपके सामने फ्लैग कर देगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई, इस फ्रेमवर्क को बनाया गया बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नोन एज XBRL इंटरनेशनल, एंड इस फ्रेमवर्क को नाम दिया गया XBRL। XBRL कुछ नहीं, अरे एक बिजनेस की रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क है, एक बिजनेस की रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क है। बिजनेस एंटिटी जो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करती है, उस रिपोर्टिंग में एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया ताकि वो रिपोर्टिंग इस तरीके से हो जाए कि आपको सिस्टम ही, आपका कंप्यूटर सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को रीड करके, एनालाइज करके, कंप्रीहेंड करके आपके सामने इंपॉर्टेंट इंफरेंस दिखा दे और आप उन इंफरेंस को पढ़ के अपना फाइनल डिसीजन ले सको। अब ये इंफॉर्मेशन ऐसी हो जाएगी जो मशीन रीडेबल भी है, ह्यूमन रीडेबल भी है। मशीन रीड करके बहुत सारी चीजें आपको सामने दिखा देगी, फिर आप उनको पढ़ के अपने डिसीजन मेकिंग में काम में ले सकते हो। ये जो फ्रेमवर्क लाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। और इसको बनाया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड XBRL इंटरनेशनल।
ये XBRL इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उनका बनाया हुआ ये XBRL जो सॉफ्टवेयर है या जो फ्रेमवर्क है, दैट इज अ फ्री ओपन एयर, अपने बोलते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब आप डाउनलोड कर लो आराम से और उसको आप यूज कर सकते हो, आपको कोई लाइसेंस फी, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। ये एक फ्री लाइसेंस, फ्री विदाउट एनी चार्ज लाइसेंस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कोई भी बिजनेस एंटिटी निकालकर अपने बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए यूज कर सकती है, बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए यूज कर सकती है। सर ये फ्रेमवर्क जो XBRL इंटरनेशनल बनाया होगा, ये तो अपने हिसाब से सोच के बनाया होगा ना, जहां पर ये XBRL इंटरनेशनल है, यूरोप में है तो यूरोप के हिसाब से सोच के बनाया होगा। इनिशियली तो पहले एक वाइज डेवलप किया गया, बट धीरे धीरे XBRL इंटरनेशनल में मेंबर्स जुड़ते गए। इन मेंबर्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़े बड़े ऑडिट कंसल्टेंसी फर्म्स है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट्स खुद है, ये सारे लोग जुड़ते गए अलग अलग कंट्रीज के। और उन्होंने क्या किया, इसी XBRL को फ्रेमवर्क यूज करके अपने अपने कंट्री के हिसाब से अपने अपने फ्रेमवर्क बनाने शुरू कर दिए। उसी बेस को लेकर, उसी फ्रेमवर्क को लेकर जो लॉज रेगुलेशंस हमारे कंट्री में प्रिवेल करते हैं, उसके बेसिस पर हमारे फ्रेमवर्क बनाने शुरू कर दिए। और ऐसे करके आज के दिन XBRL टोटल वर्ल्ड की 50 कंट्रीज से ज्यादा में काम कर रहा है। मतलब टोटल वर्ल्ड में 50 कंट्रीज से ज्यादा अपना बिजनेस रिपोर्टिंग XBRL मीडियम थ्रू करती है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग USA, इंक्लूडिंग UK एंड द बिग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो XBRL इंटरनेशनल है ना, ये एक कंसोर्टियम बन गया है। बहुत सारे देशों के गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इस कंसोर्टियम में एक साथ काम करते हैं और इस XBRL के फ्रेमवर्क को रेगुलर बेसिस पे डेवलप करने का, रोबस्ट करने का, अच्छा करने का काम करते हैं। इंडिया का फ्रेमवर्क अलग है, यूके का फ्रेमवर्क अलग है, यूएसए का फ्रेमवर्क अलग है, क्योंकि वहां के लॉज डिफरेंट है, रेगुलेशन डिफरेंट है, फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट फ्रेमवर्क तो होने ही है। बट ये सारे फ्रेमवर्क एक ही सोच से, एक ही बेस से बनाए गए हैं ताकि कोई भी इंसान अगर पढ़ना चाहे तो वो इन चीजों को देखकर समझ सके कि उस लॉ, लैंड के लॉ के हिसाब से ये जो फ्रेमवर्क है या ये जो XBRL रिपोर्टिंग है, ये क्या बोलना चाहता है। ये इस तरीके से बनाया गया। पहले अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको हार्ड कॉपी या PDF में दिया जाएगा तो दैट इज नॉट मशीन रीडेबल, दैट इज ओनली रीडेबल बाय यू, कंप्रीहेंडेड बाय यू। अब ये XBRL इस तरीके से हम लोग उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे कि मशीन रीड करके भी बहुत सारी बातें आपके सामने रख देगा और फिर आप उनको बातें रीड करने के बाद आप अपनी डिसीजन मेकिंग करो जो आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करने वाले थे। तो बिजनेस रिपोर्टिंग का एक फ्रेमवर्क है, एक आपका टोटल टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं XBRL। XBRL आपने इंटर लेवल पे सुना होगा कि कुछ कुछ कंपनीज को जो अपना एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट जो सबमिट करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न जो सबमिट करना पड़ता है ROC को, वो XBRL फॉर्म में करना पड़ता है। फॉर्म का नाम था AOC4 XBRL, AOC4 XBRL। अभी अगर आप कॉस्ट ऑडिट वगैरह पढ़ रहे हो तो आपने सुना होगा फॉर्म आई या कुछ XBRL का फॉर्म आया है फॉर कॉस्ट ऑडिट, फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स का डिस्क्लोजर्स वगैरह करने के लिए। तो ये जो फॉर्म AOC4 XBRL है ना, AOC4 is for the accounts of the company, annual return of the company, and that in the form of XBRL to be filled by some companies which are big companies. They have to fill their annual statement, annual return in XBRL format so that can be easily readable, easily understandable by the computer machine as well as the person reading the information, सर अगर XBRL इंडिया में अडॉप्ट किया गया होगा तो उससे पहले तो उसको इंडिया के हिसाब से, फ्रेमवर्क के हिसाब से उसको जचाया गया होगा। नहीं तो सर अगर हम लोग वही वाला कॉपी पेस्ट करने जाएंगे, हमारे तो रूल्स रेगुलेशंस अलग है, बिल्कुल इंडिया के हिसाब से जचाया गया। हर कंट्री क्या करती है, उस XBRL को फ्रेमवर्क को यूज करके सबसे पहले अपनी एक टैक्सोनॉमी डेवलप करती है। टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? ये एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी क्या चीज का? जो XBRL फ्रेमवर्क में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, वो इंफॉर्मेशन में एक्चुअली आपको किस टाइप की क्या चीजें वो सामने वाला मांग रहा है और किस तरीके से आपको वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, उसका पूरा क्लियर डेफिनेशन, क्लियर रूल्स उस टैक्सोनॉमी में दिया हुआ रहता है। कि अगर हम आपसे शेयर होल्डर्स फंड मांग रहे हैं, उस शेयर होल्डर फंड में आप शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस ऐड करके जो टोटल फिगर है वो दिखाइएगा।
फिर आपसे शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का अलग अलग फिगर मांग के भी चेक करेंगे वो रिकंसाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से पूरा एक इंटरलिंक्ड सॉफ्टवेयर बनाया गया और उन सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीज आपको फीड करना है उसकी क्लियर डेफिनेशन या रूल्स बनाए गए, जिसको टैक्सोनॉमी बोला गया। टैक्सोनॉमी हर कंट्री अपने यहां के रूल्स के हिसाब से, ये डेवलप कौन करता है टैक्सोनॉमी? रेगुलेटरी अथॉरिटी, अकाउंटिंग बॉडीज, गवर्नमेंट, ये लोग मिलकर टैक्सोनॉमीज डेवलप करते हैं। जैसे अगर एनुअल रिटर्न का टैक्सोनॉमी डेवलप किया होगा सीए, सीएस, सीएमए इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट के रेगुलेटरी अथॉरिटीज, एमसीए वगैरह बैठ के उन्होंने टैक्सोनॉमी डेवलप किया। कॉस्ट ऑडिट के लिए सीएमए इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट को बैठा के और जो एमसीए है वो मिलकर कॉस्ट ऑडिट का टैक्सोनॉमी डेवलप किया, सो दैट प्रॉपर इंफॉर्मेशन कैन बी टेकन फ्रॉम दी बिजनेस एंटिटीज एंड उसका प्रॉपर हम लोग एनालिसिस करके रिपोर्टिंग करके उसका यूज कर सके। तो हर कंट्री अपने हिसाब से पहले टैक्सोनॉमी डेवलप करती है और उस टैक्सोनॉमी के बेसिस पे जब कोई एंटिटी, जब कोई बिजनेस एंटिटी उस एक्सबीआरएल को भरती है तो आपको उसमें इंटरलीगेज, टैगिंग वगैरह सब कुछ समझ में आता है। अगर वो कहीं कुछ लिख रही है और दूसरे जगह कहीं इनकंसिस्टेंसी है उसी चीज में, शेयर होल्डर फंड लिखा 5 करोड़ रुपया, बाद में जाके शेयर कैपिटल लिखा 4 करोड़ रुपया, रिजर्व सरप्लस लिखा 2 करोड़ रुपया, वो यहां पर फ्लैग कर देगा कि भाई शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। आपने शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस की जो इंफॉर्मेशन भरी है वो टोटल 6 करोड़ हो रहा है, बट आप यहां 5 करोड़ दिखा रहे हो, यहां पर गलती है, इसको चेक करो और उसके बाद रिपोर्ट करो। आपने अगर कभी लाइफ में एक्सबीआरएल का फॉर्म भरा होगा तो आप देखोगे सब कुछ भरने के बाद भी बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो सबमिट ही नहीं लेता है, उसको वैलिडेट करना पड़ता है। वंस यू फिल दी फॉर्म, उसका वैलिडेशन टूल होता है, उसको वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेशन टूल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे चीज में रन करता है और जो उनके इंटरनल टैग्स दिए गए हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। अगर टैग सेटिस्फाई हो गया, बात खत्म, आपको बोलेगा एकदम सही है, आप इसको जमा कर दो आगे गवर्नमेंट को। अगर देखेगा टैग में इनकंसिस्टेंसी है, वो फ्लैग कर देगा कि अभी आप जमा नहीं कर सकते, पहले चीजें ठीक करो, देखो ये चीजें आपकी मिसमैच हो रही है, तो उन मिसमैच को ठीक करना पड़ता है। अरे इनफैक्ट क्या होता है ना, पैसे में जो राउंड ऑफ करते हैं उन राउंड ऑफ्स में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने से वो आपको फ्लैग कर देता है कि भैया आपका सही से भरा हुआ नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, पहले इन चीजों को ठीक करो और उसके बाद सबमिट करना। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसके बेसिस पे बिजनेस एंटिटीज अपना रिपोर्टिंग करती है। ये इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं इंटरनल रिपोर्टिंग में एक्सबीआरएल के फॉर्मेट को, फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, सो दैट वो टैग करके टैक्सोनॉमी को डेवलप करके, उस टैक्सोनॉमी को डेवलप करने के लिए उनको कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ती है जो बड़े बड़े फीस लेते हैं, जो बड़े बड़े ऑडिट फर्म्स वगैरह हैं उनके कंसल्टेंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपके लिए डेवलप करके देंगे, बट दे चार्ज अ लॉट ऑफ फीस। वो लोग इंटरनल मैनेजमेंट के लिए भी अपना एक्सबीआरएल का फ्रेमवर्क बना सकते हैं और उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्टिंग इंटरनली भी कर सकते हैं। बट इंडिया में अगर आप बात करो ज्यादातर तो ये एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक आरओसी, अगर मैं बात करूं एमसीए, सेबी, आरबीआई, ये लोग यूज करती है जब इनको कंपनी से कुछ इंफॉर्मेशन लेना है। पहले क्या होता था, जो नॉर्मल फॉर्म्स भरे जाते थे, जो एनुअल रिटर्न वगैरह भरे जाते थे, वो ज्यादा मशीन रीडेबल नहीं होते थे, उनमें बहुत कम ऐसी चीजें होती थी जो मशीन रीडेबल होती थी, तो उसको एक एक आदमी को बैठ के पर्सनली खुद देखना पड़ता था सारी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं सही है, कोई इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है, तो उसका रिपोर्टिंग का एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। एक्सबीआरएल आने के बाद क्या है, आधा काम 70-80% काम आपको मशीन करके दे देगा, उसके बाद का जो बैलेंस काम है वो ह्यूमन देख के उसका फाइनल एनालिसिस करके इन्फरेंस निकाल के उस पर डिसीजन लेगा। This is actually the real concept of XBRL. Real concept of XBRL. Normally XBRL को आप एक सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, एक बात बताइए, क्या सारे बच्चों को XBRL क्या है ये समझ में आया? सारे बच्चों को XBRL क्या है ये समझ में आया? एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाला पैराग्राफ रीड करेंगे प्रॉपरली, आराम से, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं, 2-3 मिनट का टाइम लीजिए, आराम से रीड कीजिए। फिर मैं रीड करके आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस मार्क कराऊंगा, कुछ और बातें जो बतानी है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले आप इतना पहले एक बार रीड कर लो, चलो रीड करो एवरीवन।
रीड करो। आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो मतलब ये नहीं है आप फाकी मारोगे। मैं वापस बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ जैसे जैसे बोलता चाहूं करो, आपको अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अलग से बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे एक एक चीज को लर्न करने में। मैं समझाता जा रहा हूं, सुनते जाओ, रीड करते जाओ, रीड करते करते देखोगे लास्ट क्लास तक आपको चैप्टर आधा पार्ट लर्न ही हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत और पढ़ा, लर्न हो गया, फिर समरी देखना शुरू कर दिया। प्लीज रीड, प्लीज रीड प्रॉपरली, प्रॉपरली रीड करें। रीडिंग डन। मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ साथ रीड करें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करें। यू मे हैव एन हाइलाइटर पेन टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच विल हेल्प यू टू फ्रेम योर गुड आंसर। XBRL stands for Extensible Business Reporting Language. Extensible Business Reporting Language. What is Extensible Business Reporting Language? We'll discuss in the next point. अच्छे से thoroughly अच्छे से लिख कर दिया है। It is an open international standard for digital business reporting. Digital business reporting, आजकल सारी रिपोर्टिंग डिजिटल ही हो रही है। अब रिपोर्टिंग वो वाला रिपोर्टिंग तो है नहीं कि पेपर पेन वगैरह देकर, आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो ये डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। XBRL is a language for electronic communication of business and financial data. Electronic communication of business and financial data, which is revolutionizing the business reporting around the world. It provides major benefits in the preparation, analysis, communication of business information.
It offers cost saving, greater efficiency and improved accuracy and reliability to all those involved in supplying and using financial data. मैंने आपको बोला ना, जब तक आपके सारे चीज मैच नहीं करेगी तब तक वो आपको फॉर्म सबमिट ही नहीं करने देगा. तो आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन भरोगे उसको पहले एक उसका वैलिडेशन टूल होगा जो उसको वैलिडेट करेगा कि सारी इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज्ड है कि नहीं, लिंक्ड है कि नहीं, सही है या नहीं. कुछ भी दिखेगा वो फ्लैग कर देगा और बोलेगा ये इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, पहले ठीक करो फिर रिपोर्ट करना. It is an open standard, free of license fees, being developed by a non-profit making international consortium, XBRL International. डन है बात. आगे द बेसिक आइडिया बिहाइंड XBRL, ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है जो उसकी मीनिंग, उसका इंटेंट समझाता है XBRL क्यों. The basic idea behind XBRL is that instead of treating financial information as a block of text or numerical items, normally हम लोग उसको block of text या numerical items ही समझते हैं, जो normal reporting forms वगैरह होते थे वो text और खाली figures लेके बोल देता था, ठीक है. A unique electronic readable tag, a unique electronically readable tag, machine readable tag is attached to each individual financial term. Each individual financial term, हर financial term के साथ एक tag डाल दिया जाता है. tag क्या होता है, वो समझाता है वो financial term का meaning क्या है, उसमें क्या क्या चीज आनी चाहिए. वो चीज आएंगी तब तो हम accept करेंगे, अदरवाइज हम accept ही नहीं करेंगे. It is not just the data or text that floats around. These individual items move along with an electronic tag. सिर्फ डेटा ही मूव नहीं कर रहा है, वो टैग के साथ डेटा मूव कर रहा है. आपने यहां से कोई इंफॉर्मेशन वैलिडेट करके पुल की, अपडेट किया, अपलोड किया, वहां से गवर्नमेंट एजेंसी के पास जैसे ही वो XBRL का फॉर्म आया उसने डाउनलोड किया और अपनी मशीन से रीड करवाया. एक बार रीड करके बताओ क्या क्या बातें हैं. वो मशीन, वो टैग ऐसे हैं जो आपने यहां से फिल किए. टैग बनाया किसने, टैग बनाया गवर्नमेंट ने, टैक्सोनॉमी बनाया गवर्नमेंट ने, टैग कर दिया गवर्नमेंट ने, आपने उनके हिसाब से सब कुछ फिल कर दिया. अब आपकी जब रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट अपने सॉफ्टवेयर में डाल के उस रिपोर्ट को रीड करवाएगी और उससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन फ्लो कर नहीं रही है, इलेक्ट्रॉनिक टैग भी साथ साथ चल रहा है, विच इज टैगिंग ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द XBRL form. Thus, it is not just the content but also the context that is being transmitted. सिर्फ content नहीं, उसका context भी transmit किया जा रहा है कि ये चीज किस लेवल पे क्यों बोली गई, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात, वो भी साथ साथ उसके फ्लो कर रहा है. तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये टैगिंग का आपको आगे दिखेगा भी एक शॉर्ट नोट, यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल टैग्स, जो आपके उस फिगर को, उस आइटम को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना देता है, जिसके बेसिस पे मशीन उसको रीड करके आगे अपना आउटपुट देता है. XBRL today is used for multiple purposes, some of which include accounting, individual transaction tagged with XBRL global leader, internal reporting, external reporting. इंडिया में नॉर्मली एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए ज्यादा यूज हो रहा है, हाउएवर अकाउंटिंग और इंटरनल रिपोर्टिंग के भी फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके आप अपने डे टू डे अकाउंटिंग के काम, इंटरनल रिपोर्टिंग के काम को चैनलाइज कर सकते हो. बट वही मैं बोल रहा हूं, उसकी टैक्सोनॉमी डेवलप कराना, उसका पूरा फीचर्स वगैरह डेवलप कराना बिकम्स अ कॉस्टली अफेयर, बिकॉज वो आपको स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स वगैरह से बनवाना पड़ेगा, इसीलिए नॉर्मली इंडिया में उसको यूज नहीं करते हैं. हावेवर जो बड़े बड़े कंपनीज है वो तो ये सब यूज करते हैं ताकि उनका सारा चीज सिंक्रोनाइज हो जाए. रेगुलर अकाउंटिंग भी इसी से, इंटरनल रिपोर्टिंग भी इसी से, और फाइनली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करके रिपोर्ट करना हो तो XBRL की रिपोर्ट भी इसी से. सब काम एक ही जगह हो जाए, अलग अलग चीज बार बार ना करनी पड़े. ये सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ XBRL. अब सर मान लो इसका क्वेश्चन आ गया कि 2.5 मार्क का शॉर्ट नोट लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ XBRL पे. हमको क्या लिखना चाहिए? पहले XBRL स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. फिर दूसरा ये क्या है? इट इज अ ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्री ऑफ लाइसेंस फी डेवलप्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंटरनेशनल कंसोर्टियम नोन एज XBRL इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन.
It is a software या language for electronic communication of business and financial data which helps in preparation, analysis and communication of business information. उसके बाद यहाँ पर हर data is linked to an electronically readable tag which helps to understand the context of the data and which is machine readable so that the main inferences can be drawn by the machine itself. बात खत्म. आपको 2.5 मार्क का क्वेश्चन दिया, आपको अच्छे से 5 पॉइंट्स में इसका आंसर देना है. आप एकदम पॉइंट ए बी सी डी ई 5 पॉइंट में एकदम क्लियरली लिख के आओ 2-2 लाइन. देखो यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल, वो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे. वही आप सारा लर्न करके जाने की कोशिश करोगे, इट इज नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल. सो व्हाट, ये बेटर रहेगा कि मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना चाहिए. मेरे साथ लिखे जो मैं लिखवा रहा हूं. ये पॉइंट नंबर 1 आपका होना चाहिए. ये पॉइंट नंबर 1 आपका होना चाहिए. पॉइंट 1. ये आप पॉइंट 2 लिख सकते हो. पॉइंट 2. और इसके साथ आप इस लाइन को भी मिला सकते हो, इस लाइन को भी मिला सकते हो. पॉइंट 2. ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका. ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका. तीसरा पॉइंट. ये चौथा पॉइंट हो गया आपका. कॉस्ट सेविंग, एक्यूरेसी वगैरह इंप्रूव करता है. चौथा पॉइंट. ये 5वां पॉइंट आपका हो गया. इस तरीके से अगर आप 5 पॉइंट और लास्ट में XBRL किस किस फील्ड में यूज हो सकता है, अकाउंटिंग, इंटरनल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, वो अगर आप लिख दो तो वो बोनस है, वो बोनस है. ज्यादा प्रॉपर अगर आप लिख रहे हो तो 2 पॉइंट ज्यादा लिखने में प्रॉब्लम नहीं है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं ज्यादा लिख नहीं सकते, बट मैं ये बोल रहा हूं जो लिखो टू दी पॉइंट लिखना, बेकार का ज्यादा मत लिखना. अब बताइए सारे बच्चों को XBRL क्या होता है वो क्लियर है, हाँ या ना? हाँ या ना? सारे बच्चों को XBRL क्लियर है, हाँ या ना? एक सॉफ्टवेयर है बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए. डन, क्लियर है. अगर क्लियर है तो हम लोग पॉइंट नंबर 2 में चलेंगे. पॉइंट नंबर 2, मीनिंग ऑफ XBRL. मीनिंग ऑफ XBRL. पहला था कॉन्सेप्ट, क्या है XBRL. अब उसका मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा है. और मीनिंग में अगर आप देखोगे तो 4 पॉइंट में बात को सेग्रीगेट कर दिया. एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. मैं चारों वर्ड को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर हम लोग इसको रीड करेंगे. पहले आप रीड करोगे, फिर मेरे साथ रीड करना. एक्सटेंसिबल, यहां पर क्या है ना, आप बिजनेस की इंफॉर्मेशन के यूसेज को एक्सटेंड कर सकते हो. गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैग्स बनाई, टेक्सोनॉमी बनाई, इंटरलिंक किया चीजों को, और वो XBRL फ्रेमवर्क बिजनेस को बोला आप इसमें अपनी रिपोर्टिंग करो. अब यहां पर जो फाइनेंशियल डेटा का प्रिपेयरर है यानी बिजनेस, वो अपने फाइनेंशियल डेटा को किस तरीके से सोचता है वो अलग चीज हो गया. और ये डेटा जब वो आपको XBRL फॉर्म में फिल करके देता है तो आप अपने इन्फरेंसेस उससे अलग निकाल सकते हो. मतलब यहां पर जो यूजर है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, हमारे एग्जांपल में बिजनेस ने XBRL फॉर्म भरा, गवर्नमेंट के पास फॉर्म पहुंचा. यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने जो टैग्स वगैरह देकर XBRL फ्रेमवर्क बनाया है वो अपने इंफॉर्मेशन, वो अपने यूज ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड कर सकता है. इसमें टैग्स में, टेक्सोनॉमी में चेंजेस करके गवर्नमेंट अलग अलग इंफॉर्मेशन एक ही चीज से वो निकलवा सकता है. दिस इज नोन एज एक्सटेंसिबल. एक्सटेंसिबल, द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन डेटा कैन बी एक्सटेंडेड बाय द यूजर. द यूज ऑफ द डेटा कैन बी एक्सटेंडेड बाय द यूजर. वो अपने हिसाब से चीजों को डिफाइन करके, मेरे को गवर्नमेंट ने बोला, और यहां पर सिर्फ ना गवर्नमेंट सिर्फ एएस इंड एएस नहीं, एएस इंड एएस, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, हर चीज का इंटरलिंकेज कर देता है. जो चीज गवर्नमेंट को लगता है, मान लो डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, तो एएस के हिसाब से उस डोनेशन की सही अकाउंटिंग हुई या नहीं, कंपनी लॉ के हिसाब से वो डोनेशन विद इन द लिमिट्स है या नहीं, और तीसरा उसका इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन करते समय उस डोनेशन का इन्होंने डिडक्शन लिया तो नहीं है, लिया है तो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से लिया है कि नहीं लिया है. मतलब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सिर्फ
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरह नहीं, लॉ के कंप्लायंस हुए या नहीं, अक्रॉस डिफरेंट चीजें वो उनको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो इसका यूज को एक्सटेंड कर सकता है और फाइनेंशियल डेटा का यूसेज अपने लिए बढ़ा सकता है। हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो कंपनी का एक शेयर कैपिटल है, उसमें कंस्टिट्यूएंट इतना 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 होना चाहिए, तो वो शेयर कैपिटल का जब इंफॉर्मेशन लेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कंपनी लॉ के हिसाब से टैग करके रखेंगे कि अगर ये 5% से ज्यादा हुआ तो हमको फ्लैग कर देना, ये 10% से ज्यादा हुआ तो हमको फ्लैग कर देना, ये 15% से ज्यादा हुआ हमको फ्लैग कर देना। तो जैसे ही गवर्नमेंट के हिसाब से पास पहुंचती है, वो जैसे ही अपना टूल या सॉफ्टवेयर रन करता है उस XBRL फॉर्मेट पर, उसको ये सारी चीजें मिल जाती है कि देखो इस फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से हमको लग रहा है कि कंपनीज एक्ट का उस सेक्शन में जो लिमिट है वो कंप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस डेटा का यूज को एक्सटेंड किया जा सकता है। सबसे पहले सबसे बड़ा कारण इसको लाने का यही है कि ये एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल डेटा जहां जहां गवर्नमेंट को यूज करनी है, वो वहां वहां उसको टैग करके, वहां वहां उसका इंफॉर्मेशन को टैग करके यूज कर सकती है। ये सबसे बड़ा फायदा है XBRL को लाने का गवर्नमेंट का। अब आदमी को बैठा बैठा के एनालाइज नहीं करवाना, ओके इससे ये पता चल रहा है तो चलो इनकम टैक्स वाले को बोलते हैं देख लो तुमको कुछ इनकंसिस्टेंसी लग रहा है क्या, कंपनी लॉ वाले को बोलते हैं देखो तुम लोग को कुछ नॉन कंप्लायंस लग रहा है क्या। अब ये सब नहीं करना, आपने इस तरीके से इंफॉर्मेशन को टैग किया है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर रीड करेगा वो सारी इनकंसिस्टेंसी आपके सामने रखेगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टैग्स यू हैव मेड। ये बहुत रोबस्ट और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट एक बार अगर अच्छे से बन गया तो आपको पता चलेगा कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हो उसका जितना इंपैक्ट्स है वो सारे जगह इंपैक्ट्स अपने आप पता चल जाएगा। इनकम टैक्स से रिटर्न्स वगैरह में आजकल इन चीजों को बहुत तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। फॉरेन ट्रिप्स वगैरह की डिटेल मांग रहा है, अगर फॉरेन ट्रिप्स है तो उसमें आपका सब कुछ इंफॉर्मेशन है या नहीं, कितना रुपया खर्चा हुआ, क्या हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से टैग किया है। जैसे ही आप कहीं इंफॉर्मेशन भरोगे गवर्नमेंट को 1 सेकंड में पता चल जाएगा ऐसा हुआ है, और फिर आपके घर में नोटिस आने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये XBRL का सबसे पहला जो वर्ड है एक्सटेंसिबल। द यूज ऑफ द डेटा कैन बी एक्सटेंडेड मोर देन इट्स ओरिजिनल इंटेंडेड पर्पस। ओरिजिनल इंटेंशन था उससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेना है, बट उसके डेटा को यूज का एक्सटेंशन जो है वो हम कर सकते हैं प्रॉपर टैगिंग्स करके। दूसरा वर्ड है बिजनेस। ये XBRL इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कवर कर सके, जितना मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजैक्शन है उनको कवर किया जा सके। तो ये हर टाइप की रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटिटीज या ये पर्टिकुलर बिजनेस वाली एंटिटीज इसको यूज कर सकती है। इस तरीके से बनाया जाएगा कि सारी बिजनेस एंटिटीज अपना रिपोर्टिंग इस फ्रेमवर्क में कर सकती है। तीसरा, रिपोर्टिंग मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। XBRL को बनाने का इंटेंशन यही था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग ले सके हम लोग बिजनेस एंटिटी से। चौथा वर्ड है लैंग्वेज। XBRL ना कंप्यूटर की XML लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। XML का फुल फॉर्म देख लो, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आपने अलग अलग लैंग्वेज सुनी होगी। HTML एक लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक होती है XML लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जो XBRL का फ्रेमवर्क बना हुआ है ये इस XML के ऊपर बना हुआ है। XML आपको टैग्स करने का, मार्क करने का, मार्कअप करने का सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को किन किन जगह पर आप यूज करना चाहते हो वो आप हमेशा कर सकते हो। तो XBRL is based on XML language whose full form is एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। पहले गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लेता था HTML फॉर्मेट्स में। HTML में प्रॉब्लम क्या होता था, सब कुछ ठीक था, बट जब इंफॉर्मेशन को रीड करवाना होता था मशीन से या जब इंफॉर्मेशन के बीच में इंटरलिंकेज करना होता था वो फेल हो जाता था। उसके लिए लाया गया एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को, जो टैगिंग को पॉसिबल किया, जिसके कारण डिफरेंट जो यूज है उस इंफॉर्मेशन का वो पॉसिबल हो पाया, डिफरेंट जो इंटरलिंकेज है वो पॉसिबल हो पाया। ये टोटल 4 वर्ड है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल
The use of data can be extended than its original intended purpose. रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया. बिजनेस, हर टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कवर किया जाएगा. लैंग्वेज, ये XML लैंग्वेज की फैमिली से है जो टैगिंग एंड मार्कअप की फैसिलिटी देती है, जिसके कारण आज के दिन XBRL इतना फेमस है. XBRL इतना फेमस है. एक बार फटाफट रीड कीजिए आप ये मीनिंग ऑफ XBRL का पॉइंट रीड कीजिए. रीड कर लिया आपने, मेरे साथ करो. आ जाओ, पहला रीडिंग आपका, फिर दूसरा रीडिंग मेरे साथ, तीसरा रीडिंग आज घर जाके, नेक्स्ट क्लास में एक रिवीजन और उसके बाद आगे का कंप्लीशन. सेम तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, स्लो स्टडी बट रेगुलर. XBRL is a language for electronic communication of business and financial data. ऊपर ही लिखा हुआ था, सेम लाइन यहाँ पे छापा है. Which is revolutionizing the business reporting around the world. The term XBRL includes 4 terminologies. Extensible business reporting language. These terms are briefly discussed here under. सबसे पहले extensible, ध्यान से. This term implies that user can extend the application of a particular business data beyond its original intended purpose. एक पर्टिकुलर डेटा का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ एक जो हमने ओरिजिनली इंटेंड किया था कि ठीक है ये मंगवाना है हमको, बट उसका जहां जहां इफेक्ट आता है वहां तक उसका एप्लीकेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है. द मेजर एडवांटेज इन इट इज दैट द एक्सटेंडेड यूज कैन बी डिटरमाइंड इवन बाय द यूजर्स एंड नॉट जस्ट द वंस हु मियरली प्रिपेयर द बिजनेस डेटा. यहां पे जो डेटा प्रिपेयर कर रहा है सिर्फ वही उसका एप्लीकेशन नहीं बताएगा, यूजर भी डिफाइन कर सकता है कि हमको ये इंफॉर्मेशन कहां कहां किस तरीके से यूज करना है. गवर्नमेंट अपनी तरीके से सोचता है कि देख ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में ऐसी होनी चाहिए, कंपनी लॉ में ये कंप्लायंस है उसका, और इनकम टैक्स में ये उसका इफेक्ट है. तो उस इंफॉर्मेशन को मैं इस तरीके से सीख करूं ताकि मेरे तीनों पर्पस कंप्लीट हो जाए और मैं एक जगह पता कर सकूं सब कुछ सही है या नहीं.
This is achieved by adding tags which are both human and machine readable, describing what the data is. Describing what the data is. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही समझना है, एक्सटेंसिबल. एक्सटेंसिबल कैन बी एक्सटेंडेड. द यूजर कैन एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस डेटा बियॉन्ड द ओरिजिनल इंटेंडेड पर्पस. और ये कैसे होगा? बाय एडिंग टैग्स विच आर बोथ मशीन एंड ह्यूमन रीडेबल, डिस्क्राइबिंग व्हाट द डेटा इज. जो डिस्क्राइब करता है ये डेटा क्या है और इसका कहां कहां पर इंप्लीकेशन है उसके बारे में बताता है. तो वो फ्रेमवर्क इस तरीके से बनाया गया है कि एक पर्टिकुलर चीज कहां कहां किस तरीके से इफेक्ट करेगी वो हर जगह वहां पर इफेक्ट दिखने लग जाए. भैया अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ऑनलाइन ही बनाता है सब कुछ, तो XBRL का नीड क्या है वो लोग के लिए? डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और उसकी इंफॉर्मेशन यूजर तक देना. हर यूजर का अलग नीड है. गवर्नमेंट का नीड है चेक करना कि भाई कंप्लायंस वगैरह सब कुछ सही से किया है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर, तो वो कंप्लायंस के लिए गवर्नमेंट अपनी तरीके से उसको देखेगा. आपका सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से नहीं होता, उसको इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से लोगों को चाहिए. आप शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन पकड़ा दिए एनुअल रिपोर्ट देके, आप बैंकों को पकड़ा दिए उनसे रिलेटेड उनका जो रूल्स था उसके हिसाब से, जो आपका लोन एग्रीमेंट है उसके हिसाब से बना के. गवर्नमेंट को भी आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन आपसे इस तरीके से ले रही है. गवर्नमेंट बोल रही है यार मेरे को बहुत सारा चीज समझना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर, तो हम तो एक कंपनी का फेस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है. गवर्नमेंट तो रोज रोज जाकर अंदर नहीं देख सकती क्या चल रहा है. गवर्नमेंट तो बाहर से खड़ी खड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर चेक करना है सब कंप्लायंस है या नहीं, तो उसके लिए ये जरूरी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ बनाने से नहीं होता है, उसको आपको रिपोर्ट भी करना है. और गवर्नमेंट चाहती है आप ऐसे रिपोर्ट करें ताकि उसको एनालाइज करने में टाइम नहीं लगे, आधा काम मशीन ही करके सामने दे दे, मशीन ही करके दे दे. पहले जब रिटर्न्स वगैरह, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह मैन्युअली भरे जाते थे, तो सोचो कितना लोग कितना चोरी करता होगा, बट उनको देखा ही नहीं जाता होगा क्योंकि टाइम ही नहीं था असेसिंग ऑफिसर के पास इतना चेक करने के लिए. जो मिला पकड़ लिया, जो नहीं मिला छोड़ दो. बट आज के दिन जब सब कुछ मशीन रीडेबल हो गया है, आप ऐसे आपने रिटर्न भरा, मशीन पहले सबसे पहले मशीन उसको चेक करेगा. मशीन स्कैन करके अगर देखा कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास सबसे पहले इंटीमेशन आएगा 143(1). आप जानते होंगे इंटीमेशन इनकम टैक्स. वो बताता है कि आपका रिटर्न में ये सब भरा हुआ था, अगर सही है तो वही चीज वापस, अगर गलत है तो आपका हिसाब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आपका टैक्स ये बनता है, आपने कम पे किया है, टैक्स भरिए. उसके बाद फिर आप उसके लिए बातें करते हो तो आगे स्क्रूटनी वगैरह 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 सब चीज होती है. बट पहला काम जो है ना, जो ह्यूमन को बैठ के करना पड़ता था, वो मशीन करने लग गया है बिकॉज ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स. आगे, द प्लेटफॉर्म इज रेलिवेंट फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. It is to be noted that XBRL is focusing on describing the financial statement for all kinds of entities. हर type of business transaction cover किया जा सकता है. Reporting. The intention behind promoting the XBRL is to have all companies report their financial statement in a consolidated manner using the specified formats. अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से रिपोर्ट ना करे, एक फॉर्मेट बना दिया, इसी में रिपोर्ट करो, हमको जो इंफॉर्मेशन लेना होगा हम इससे ले लेंगे. Language. XBRL is based on extensible markup language. It is one of the family of XML language which is becoming a standard means of communicating information between business and on the internet. It prescribes the manner in which data can be marked up or tagged to make it more meaningful to human reader as well as to computer-based system. So XBRL is based on extensible markup language, which is a basis for communication of information between the business on the internet. और ये आपको टैग की फैसिलिटी, मार्कअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है वो ह्यूमन एज वेल एज मशीन दोनों रीड करके समझ सके. ये टोटल 4 वर्ड है. एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. तो द यूज ऑफ द डेटा can be extended, then the original intended use.
सारे टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्शन को कवर करेगा। मेन इंटेंशन है कि सारे बिजनेस एंटिटीज एक कंसोलिडेटेड मैनर पे एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट को फॉलो करते हुए रिपोर्ट करे। और लैंग्वेज इट इज बेस्ड ऑन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें मार्कअप और टैगिंग करने की फैसिलिटी है ताकि वो डेटा मीनिंगफुल इजीली समझ में आ सके टू द ह्यूमन रीडर एज वेल एज टू द मशीन। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अमन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डन। लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक और उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपना टारगेट है 0.345, इतना कम से कम अपने करें, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है। एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो वो फीचर बहुत फटाफट समझ में आ जाएंगे। मेन बेसिक समझना ही है, वो समझ में आ गया तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से अपने आप समझ में आएंगे। लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, देन वील कंटिन्यू फर्दर। चलो ब्रेक लो।